ओके फाइन। तो भाई अब तक हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा, तो जितने भी हमारे अलग अलग कंडक्टर थे तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी हमने निकाली, और कल ही हमने कुछ क्वेश्चंस मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर भी किए। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वाला, फिर उसके बाद हम एम्पियर सर्किट लॉ पे आ जाएंगे। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। देखिए समझते हैं क्या चीज है ये। देखो अब तक हम ये कर रहे थे कि भाई अगर हमारी एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, जैसे कि ये है ना, एक रिंग की फॉर्म में इसको समझते हैं। ये कैसे इस टाइम रखी हुई है, ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे नहीं। अगर ऐसी होती तो पूरी सर्कुलर होती। ये भी आपको ओवल शेप में दिख रही है क्योंकि इसको मैंने ऐसे न रख के ऐसे रखा है, ठीक है, वर्टिकली रखा है आपके सामने। तो इसके सेंटर पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, अगर हमारे कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो उसके सेंटर पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आती थी वो आती थी μ0/2 I/R। ये फॉर्मूला आप सबको अच्छे से मालूम है और उसके ऊपर हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए। इतने कि आप कोई से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे ये पूछने लगे कि इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से इसके सेंटर जो है उस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं, उसकी एक्सियल पोजीशन पर मीन्स यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। मतलब कि मेरी अगर ये कॉइल है तो इसके यहां पर सेंटर पे नहीं पूछ रहे, कहां पूछ रहे हैं, यहां पर पूछ रहे हैं। इस कॉइल की वजह से इस पॉइंट पर जहां मेरी ये फिंगर्स है, इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये बताइए। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, उसकी यहाँ पहले हम डेरिवेशन करेंगे और फिर उसके ऊपर एक आध क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो हमारी हेडिंग क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन of current carrying coil। एक ऐसी कॉइल जिसके अंदर I करंट रिवॉल्व हो रहा है, तो उसकी वजह से उसकी एक्सियल पोजीशन पे मीन्स इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालेंगे। देखो बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। बस बीच में आपका जो ध्यान है वो पूरी तरीके से यही होना चाहिए, ठीक है। तो पहले भी हमने ये माना कि जो हमारा ये करंट कैरिंग कॉइल है इसकी रेडियस a है, और जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो पॉइंट इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरी x हो गई, ओके कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्योंकि पूरी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से इस पॉइंट को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले दो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करूंगा इस करंट कैरिंग कॉइल की पेरिफेरी पर। पेरिफेरी का मतलब इसकी सर्कमफेरेंस पर। तो एक मैंने करंट एलिमेंट यहां पे कंसीडर करा। करंट एलिमेंट किस फॉर्म में होता है, आइडियल फॉर्म में, क्योंकि उसमें से करंट I हमारी पास हो रही है और इतने हिस्से की जो लेंथ है वो dl है, तो IDL ये हो गया एक हमारा करंट एलिमेंट। ऐसे एक मैंने यहाँ पे नीचे करंट एलिमेंट कंसीडर किया विच इज आइडियल। तो ये जो मैंने लगाए हैं डैश, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो dl है। मतलब अगर मैं पूरे करंट कैरिंग कॉइल की लेंथ L मान रहा हूँ तो ये उसकी छोटी सी लेंथ है dl, d का मतलब स्मॉल। तो आइडियल ये करंट एलिमेंट हो गया। अब समझते हैं, इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो अगर हम कह सकते हैं डायरेक्शन होगी वो इस टाइप से होगी भी। अब क्योंकि भाई एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को भी हम D ना कह के D भी कहेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई इसको हम D भी कह रहे हैं, मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे अब ये जो हमारा छोटा सा एलिमेंट है इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो हमने मान ली इधर है, तो वो भी D भी ही होगी। दोनों सेम ही तो होंगी क्योंकि दोनों सेम ही डिस्टेंस पे हमने कंसीडर करी है, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है, ठीक है। तो हमने ये माना कि भाई यहाँ से इसकी पेरीफेरी से इस पॉइंट के बीच तक की जो डिस्टेंस है वो r है,
ऐसे ही ये भी जो डिस्टेंस है पेरीफेरी से इस पॉइंट तक की वो भी r है। ठीक है, अब तो क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब इस दोनों पेरीफेरी की वजह से इस पॉइंट पर जो एंगल बना उसको हमने मान लिया कि भाई वो फाई है, फाई 1 फाई 2 होता था, लेकिन हम इसको फाई ही मानेंगे क्योंकि दोनों ही एंगल सेम होंगे, ये भी फाई होगा और ये भी फाई होगा। ठीक है, अब क्योंकि देखो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इसकी ये ना तो एक्स एक्सिस में ना वाई में है ना जेड में है, तो जब हमारा कोई सा भी वेक्टर किसी भी एक्सिस में ना हो तो हमारा ये फर्ज बनता है कि पहले हम उसको हॉरिजॉन्टल और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करें, मतलब वर्टिकल और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम करें। ठीक है, तो अगर देखो ये फाई एंगल है तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, और या फिर एक मैं ऐसी ये वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, तो ये फाई एंगल अगर है तो ये 90 माइनस फाई होगा। ये अगर देखो फाई है, ये वाला एंगल फाई है, तो इसके आगे वाला ये जो एंगल है ये 90 माइनस फाई होगा। दैट मीन्स ये वाला एंगल फाई होगा। ऐसे ही ये वाला एंगल अगर मेरा फाई है तो ये वाला एंगल 90 माइनस फाई होगा, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल फाई होगा। पहले तो आप तीनों मुझे ये बताइए कि ये जो एंगल फाई और फाई आया ये समझ में आया कैसे है, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये तरीका होता है निकालने का। ओके, वेरी गुड। भाई ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई, तो ये भी फाई, ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई, ये भी फाई। ठीक है, भाई यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई ना, तो कभी हो सकता है समझने में दिक्कत हो, मैं इसको थोड़ा सा नीट कर देता हूँ, तो भी हटाते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी बात मालूम होगी कि जिस वेक्टर के साथ एंगल आता था तो उस साइड में जो हमारी डायरेक्शन आती थी उसके साथ आता था cos थीटा। तो यहाँ पे dB है तो इसका जब हम वर्टिकल कंपोनेंट कर रहे हैं तो ये आ रहा है भाई dB cos फाई। ऐसे नीचे भी ये क्या आ रहा है भाई dB cos फाई, क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करते हैं तो वेक्टर के साथ जिस साइड में हमारा एंगल बना हुआ होता है उस पर कॉस आता है और जिस साइड में एंगल नहीं बना हुआ होता है उस पर साइन आता है। तो देखो अब ये वाले डीबी के वाले की वजह से इधर जो आपके ये वेक्टर आया ऊपर वाले का तो वो कितना है डीबी साइन फाई आया। अच्छा जी, नीचे वाले की वजह से भी इधर ही आएगा तो वो भी कितना आएगा डीबी साइन फाई आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस पॉइंट, अगर इस पॉइंट को मैं P कहता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं P कहता हूँ तो इस P पॉइंट से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आ रही है मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो देखो हर बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। dB cos फाई ऊपर है तो dB cos फाई नीचे है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है हमारी इन दोनों एलिमेंट की वजह से वो इस डायरेक्शन में आ रही है सीधी P पॉइंट पर, जो कि dB sin फाई प्लस dB sin फाई है। अब देखो क्या होगा, ये बात देखो सारी आपकी थ्योरी के अंदर लिखी हुई है। नीचे से आओ, देखो वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है वो आपको एक बार और कंफर्म कर देंगे। कि देखो कंसिडर आर टू स्मॉल एलिमेंट ए बी एंड सी डी। हमने दो स्मॉल एलिमेंट लिए, एक को ए बी कह रहे हैं भी और नीचे वाले को सी डी कह रहे हैं। तो हमने दो स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करें ए बी एंड सी डी ऑन द पेरिफेरी ऑफ द कॉइल एंड शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू दीज एलिमेंट। और इन दोनों एलिमेंट की वजह से पी पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी। रिजॉल्व दीज फील्ड इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, है ना। तो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी इनके हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करे, मींस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करे। आगे क्या कह रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दीज फील्ड विल कैंसिल ईच अदर। और वर्टिकल वाले जो कंपोनेंट है एक ऊपर और एक नीचे, तो ये हर बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल ऐड। अब ये जो हॉरिजॉन्टल वाले जो कंपोनेंट है dB sin फाई dB sin फाई ये आपस में ऐड हो रहे हैं। तो अब हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है P पर, तो वो तो अभी इन दोनों एलिमेंट की वजह से निकल कर आई, इसलिए आपको dB sin फाई प्लस dB sin फाई 2 dB sin फाई लग रहा है। लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 dB sin फाई नहीं होगी। दो एलिमेंट लिए थे इसलिए 2 dB sin फाई आया, अगर 4 लेते तो 4 dB sin फाई आता था।
समझ में आ रही है बात। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी आपकी कौन से पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर वो आएगी मैग्नेटिक फील्ड एट P, वो आएगी dB sin phi का क्या करना पड़ेगा हमें बताओ, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? वेरी गुड, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि एक एलिमेंट की वजह से dB sin phi आ रहा ना, तो इस पूरे की वजह से कितना आएगा, तो जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो dB sin phi का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, न्यू डेरिवेशन हमारी बस खत्म हो गई। ये आपको फिगर समझ में आनी चाहिए थी और ये मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छे से आ गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हमें ये dB की और sin phi की वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन के अंदर, तो हम अलग अलग निकाल के फिर इसके अंदर पुट करेंगे। देखिए dB क्या है, एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और जिसका फॉर्मूला बायोट-सावर्ट लॉ से हमें मालूम नहीं है क्या होता है। ये dB इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट whose value can be calculated by using बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ ने हमसे क्या कहा था कि dB इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आइडियल साइन थीटा, यहाँ पे एंगल क्या होता था हमारा, करंट एलिमेंट और हमारी डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो यहाँ पे देखो करंट एलिमेंट, करंट जो है वो हमारा ऐसे घूम रहा है, ऐसा मत समझना कि ऐसे घूम रहा है, ऐसे नहीं है। करंट तो आपका ऐसे घूम रहा है, वर्टिकल है ना, और डायरेक्शन आपकी ऐसी है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो आएगा साइन थीटा नहीं आएगा, साइन 90 लिखेंगे हम। अब साइन 90 की वैल्यू होती क्या है भाई, बताओ जल्दी से, 1 होती है। तो यहाँ से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर निकल कर आ गया। ओके, तो ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे अभी थोड़ी सी देर में। अच्छा, एक चीज और देखनी पड़ेगी हमें कि हमें जो आंसर निकालना है, ये तो हमने आर डिस्टेंस माना है कि उस पेरीफेरी से, उस स्मॉल एलिमेंट से आर डिस्टेंस दूर है। हमें जो डेरिवेशन निकालनी है, हमें जो फॉर्मूला बनाना है, वो तो इस करंट कैरिंग कॉइल की रेडियस और इसके सेंटर से इस पॉइंट की दूरी के डिस्टेंस के बीच में फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे देखो क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। भैया आर हाइपोटेनियस है, ये आपके भी परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस मान लो, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहाँ से क्या आ रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो ये हो जाएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे मैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब ये तो dB का फॉर्मूला हमारा फिर से बन गया। अब साइन फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई फाइन के लिए है, अच्छा जी ये है भाई, साइन फाई क्या होगा भाई, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फाई के सामने वाली हमारी साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ए परपेंडिकुलर हो गया अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया, आर, तो आर हो गया। तो साइन फाई की वैल्यू ए बाय आर आ गई। अच्छा जी, अब वही बात है फिर से देखो कि मैं आर नहीं लिख सकता, तो आर तो मैंने माना है, मुझे तो ए और एक्स के टर्म्स में निकालना है। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रही थी, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। आर की जगह पे या फिर मैं उसकी पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट लगाओ या 1/2 पावर लगाओ, एक ही बात होती है। इतना भाई हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब खत्म कहानी, ये बनी हमारी इक्वेशन 2, ये बनी हमारी इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए, कर देते हैं भाई। तो यहाँ से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है वो इंटीग्रेशन ऑफ dB की जगह पे क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई है। अब साइन फाई की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से हमारी, ए अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, नहीं मतलब 1/2 आ रही है अभी, तो ये आ रही है। ओके, जरा इसको हम और आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, बेस सेम है। तो जब मल्टीप्लाई में हमारी पावर क्या होती है, प्लस माइनस, बताइए। तो ये 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 3/2 हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और ए भी आगे आ रहा है हमारा, तो चलो ए आगे ले लेते हैं, आई ए ले लेते हैं, आई ए डी एल अपॉन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कर देंगे। चलिए यहाँ पर भी क्लियर है। ओके, अब इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट टर्म्स का इंटीग्रेशन नहीं करते, तो जितनी भी कांस्टेंट बात है वो सब बाहर निकालिए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है भाई, आपकी रेडियस भी कांस्टेंट है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी सारी बातें कांस्टेंट हैं। तो इंटीग्रेशन किसका होना है, खाली डी एल का होना है, क्योंकि ये तो आपकी डी एल लेंथ है, इसी को तो इंटीग्रेशन करोगे। अब डी एल एक छोटा सा एलिमेंट था, अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो तो मेरी पूरी सर्कमफेरेंस बन जाएगी, पूरी सर्कमफेरेंस बन जाएगी। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यहाँ पे रेडियस ए है तो 2πa हो जाएगा। यहाँ पे डीएल का जो इंटीग्रेशन कर आ रहा है वो 2πa आ रहा है भाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एल की जगह पे भाई, क्योंकि एल है ना लेंथ, तो वो तो मेरी पूरी सर्कमफेरेंस हो जाएगी जब मैं जोड़ूंगा तो। और जब वो सर्कमफेरेंस है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। यहाँ पे रेडियस आर की जगह पे ए है, तो यहाँ पे हम 2πa लिखेंगे, तो 2πa आ गया भाई डीएल का इंटीग्रेशन होके। देखो भाई 2 2 × 4 गया, पाई से पाई कट हो गया, और ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बन कर आ रहा है, मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है पी पॉइंट से, वही आ रही है भाई। म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये ही तो फॉर्मूला हमें डिराइव करना था, तो फिर हमने कर दिया। जिसके अंदर ए क्या है, हमारी करंट कैरिंग कॉइल की रेडियस है, और एक्स क्या है, सेंटर से जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसकी वो डिस्टेंस है। बताइए भाई, कोई हाँ कुछ कह रहे हैं। देखो भाई, ये जो हमारी करंट कैरिंग कॉइल थी, डीएल लेंथ उसकी है ना, जो डीएल हमने एलिमेंट लिया था, एक छोटे से एलिमेंट की लेंथ है, ये इतनी लेंथ जिसको हमने डीएल माना था। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरी कॉइल की लेंथ हो जाएगी वो, क्योंकि अब ये सर्किल है, तो आपके सर्किल की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताओ पहले। टू पाई आर होता है, ठीक है। तो 2 और r जो है हमारी, क्योंकि ये रेडियस है तो ये रेडियस की जगह पे a आ जाएगा, तो यहाँ पे 2πa आया। क्लियर। चलिए, तो अब आप पहले मुझे ये बताइए कि सबको जो मैंने डेरिवेशन कराई है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर क्लियर है तो हैंड रेज कर दीजिए सब। सर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं। ठीक है, दीपांगी को क्लियर है, दलवीर को, लबीबा आपको, ठीक है, ओके।
ठीक है, तो फॉर्मूला ये आया था हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, क्या कि भाई म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो इससे हम क्या क्या बातें निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट कि भाई जो एक हमारी ये करंट कैरिंग कॉइल है सर्कुलर, इसकी एक्स पोजीशन पे हम निकाल रहे हैं ना, मतलब सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर से निकाल रहे हैं। इसकी रेडियस ए थी, ये डिस्टेंस एक्स था, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही थी इस पॉइंट पी पर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए ये जो मेरी डिस्टेंस है वो एक्स हो जाए, अब इस डिस्टेंस का मतलब सॉरी डिस्टेंस तो एक्स है वो, मतलब ये जो मेरी डिस्टेंस एक्स है वो 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मेरा पी पॉइंट है वो सेंटर पे तो आ गया। तो मतलब ये तो है कि भाई एक्स 0 का मतलब पी पॉइंट मेरा सेंटर पे आ गया। तो देखो सेंटर पे हमारी करंट कैरिंग कॉइल का फॉर्मूला क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। तो देखो यहां से भी वही आने वाला है, मतलब अगर इस करंट कैरिंग कॉइल से x दूरी पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं और वो x की वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पे x की जगह पे फॉर्मूले में मैं 0 रख दूंगा, तो देखिए एट x इक्वल्स टू 0 मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, और x की जगह पे जब 0 है तो गायब, तो ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब ए स्क्वायर का देखो 1/2 पावर तो ए हो गया, और फिर क्यूब है तो क्या बचना है, देखो 2 से 2 कट जाएगी पावर इसकी, तो यहाँ पे आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए की पावर 3। अब ऊपर ए की पावर 2 से नीचे 2 गई तो 1 बचेगा, तो यहाँ से फॉर्मूला देखो वही बना बिल्कुल, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। यहाँ पर हमारी वहाँ पे रेडियस आर होती थी तो हम आर लिखते थे, यहाँ पे रेडियस ए है तो ए लिख रहे हैं। सेम वही फॉर्मूला बन गया कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, तो सेंटर पे हमारी म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए, तो इस फॉर्मूले से भी वही निकल कर आए। ठीक है, सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है भाई, देखो इसी में ही हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, फॉर्मूला तो ये है, वैल्यूज तो पुट करनी है। अब मान लीजिए अगर ऐसा हो कि x इज वेरी वेरी लेस देन a, मतलब ये जो हमारी लेंथ है x वो इसकी रेडियस के मुकाबले बहुत छोटी है, तो देखो उस केस में क्या होगा, जब x इज वेरी वेरी लेस देन a, मतलब हमारी रेडियस करंट कैरिंग कॉइल वो बहुत बड़ी है, और जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वो सेंटर से जितनी दूरी पे है वो दूरी बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि भाई a जब बहुत बड़ा है तो a के सामने x की कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका कोई वजूद भी नहीं है यहाँ पर, तो हम एक्स स्क्वायर को यहाँ से इग्नोर कर देंगे। तो अब भी देखो फॉर्मूला वही बन रहा है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, जब x को आपने गायब कर दिया तो a स्क्वायर की पावर 3/2 क्या आएगा, a की पावर क्यूब भी आएगा, तो अब भी फॉर्मूला वही बना, ये 2 से 2 पावर गए तो नीचे 1 बचा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। तो अब भी फॉर्मूला हमारा देखो सेम, यहाँ पे भी वही आया था, यहाँ पे भी वही आया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्या हो अगर इफ देयर आर n टर्न्स इन द कॉइल, भाई अभी तो ये हमारी एक ही करंट कैरिंग कॉइल थी, लेकिन अगर ये हमारी कॉइल है इसके अंदर n टर्न्स हो, मतलब n छल्ले हो, ये समझ सकते हो आप, तो उन n टर्न्स की वजह से इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी n टाइम्स हो जाएगी, कोई बताने वाली बात ही नहीं है। जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ रहा था वो एक टर्न की वजह से आ रहा था, अब ये n है, मान लीजिए 10 टर्न होगा तो 10 की वजह से 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n टर्न्स, तो वो क्या हो जाएगा भाई, n से मल्टीप्लाई कर देना, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई आपने n से कर दी बस, अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सेम वही फॉर्मूला हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और क्या कर रहा है ये देखो, अबव एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज, ये जो अभी हमारी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन है इसको आप मैग्नेटिक मूवमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मान लीजिए कि अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया है ना, और मैग्नेटिक फील्ड आपसे निकलवा रहे हैं, तब आप कैसे करोगे, तो ये फॉर्मूला हम मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म्स में भी डिराइव कर सकते हैं। देखो बहुत ईजी है भाई, ये फॉर्मूला आया था ना हमारा,
B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मैं इसको ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई करा दूं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भाई ऊपर भी पाई से करा दो, नीचे भी पाई से करा दो, बात तो वही है। तो म्यू नॉट आई ऊपर मैंने पाई से कराया तो पाई ए स्क्वायर ऐसे लिख रहा हूँ, और नीचे भी ये पाई आ गया 2 पाई। देखो पाई से पाई कट जाएगा तो बात तो वही है ना। तो हम ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई करा दिए, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। अब जरा मुझे ये बताओ, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है? सर्किल के एरिया का। तो ये म्यू नॉट आई और पाई इंटू ए स्क्वायर मीन्स पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो वो क्या हो गया, मेरे सर्किल का एरिया हो गया, मीन्स एरिया अपॉन नीचे 2 पाई हुआ ऐसे ही रहा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी ऐसे ही रही। अच्छा जी, अब करंट इंटू एरिया, बताओ ये किसका फॉर्मूला बताया गया आपको? मुझे आवाज नहीं आ पाई, किसने बताया? करंट इंटू एरिया का फॉर्मूला होता क्या है? मल्टीप्लाई ओके, याद कीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट। तो करंट इंटू एरिया हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो म्यू नॉट इंटू मैग्नेटिक मोमेंट को हम एम से डिनोट करते हैं। तो म्यू नॉट इंटू एम अपॉन 2 पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो हमने इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में भी डिराइव कर लिया। एक लास्ट पॉइंट और रह गया इसका, हम देख लेते हैं लिंक पे कितना टाइम है। जैसे भी ये लिंक ओवर हो जाए इसी को आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना, अभी तो ये चली रही है। देखिए भाई लास्ट पॉइंट और है इसका, 5th पॉइंट, कि अगर हमारी x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड आप इस करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे निकाल रहे हो, तो उस समय पे हमारी जो फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है। क्यों? देखो जब ये x की वैल्यू 0 हो गई तो ये जो मेरा डिनोमिनेटर है ये 0 मतलब ये कम से कम हो गया। भाई जब करंट कैरिंग कॉइल है तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस तो होगी। मैं इस डिनोमिनेटर को, नीचे वाली टर्म को कम से कम छोटे से छोटा कब कर सकता हूँ? जब मेरी x की वैल्यू 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरी x की वैल्यू 0 है तो उस समय पर मेरा ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये मैक्सिमम हो गया। तो x की वैल्यू 0 पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है। मतलब करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सबसे ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बात करूं x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाए, अब यहाँ पे बताओ भाई जब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो गया तो किसी भी चीज को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो वो क्या बन जाता है? 0। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब आपकी x की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, मतलब बहुत दूर निकाल रहे हो आप सेंटर से, तो उस समय पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 हो जाएगी। तो ये बात हमने देख ली कि x की वैल्यू 0 पे भी मैक्सिमम और x की वैल्यू इन्फिनिटी पे भी हमारी 0। तो इसका अगर मुझे ग्राफ बनाने को आ जाए तो मैं इसको ग्राफ छोटा सा आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, इसको ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं, दिख पा रहा है आपको? भी मान लीजिए इस जगह पर वेट, ठीक है। फिर देखिए हम क्या बता रहे थे आपको कि जब हमारी x की वैल्यू 0 थी तो उस समय पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम थी, और जब हमारी x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है मीन 0 से बढ़ रही है तो उस समय पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है। तो ये जो आप ग्राफ बनाओगे वैसे बनाओगे। मान लीजिए ये जो पोजीशन है x इक्वल्स टू 0 की पोजीशन है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा वो। तो ये जो पोजीशन है x इक्वल्स टू 0 की पोजीशन है, तो इस समय जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे आप इससे आगे बढ़ोगे या पीछे जाओगे तो उस समय पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो ये हमारी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? 0 है। अब आप x की वैल्यू आगे बढ़ाओ तो भी मैग्नेटिक फील्ड देखो कम हो रही है, और x की वैल्यू अगर आप इधर पीछे की तरफ बढ़ाते हो
तो भी मैग्नेटिक फील्ड हमारी कम हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। अब इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन जो आ सकते हैं, वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली, और अगर एक आध कुछ अलग हटके भी क्वेश्चन है तो वो मैं आपको अब करा देता हूँ। भाई पहले अब ये बताइए, शुरुआत से लेकर लास्ट तक किसी को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए, अगर क्लियर है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, सबको क्लियर है? लगे हुआ आपको कुछ पूछना है क्या? ठीक है, चलिए आगे आते हैं, इलस्ट्रेशंस पा जाते हैं। कितना रह गया ये? ठीक है, हो जाएगा हमारा, अपने टाइम में कवर हो जाएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए इज हैविंग अ करंट आई। एक हमारी सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस ए है और उसके अंदर करंट आई है। फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर एट विच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 1/8 ऑफ दैट ऑफ सेंटर। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक हमारी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है जिसकी रेडियस ए है और उसके अंदर से जो करंट पास हो रही है वो आई करंट पास हो रही है, तो उसके सेंटर से, सेंटर थोड़ा बीच में होता है, यहाँ आ जाता है, तो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस दूर पे आपकी, जो हम कितनी डिस्टेंस दूर लें कि उस पॉइंट पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर है, इस पॉइंट पर उसकी 1/8, तो फिर रिपीट करता हूं कि ये पॉइंट P इसके सेंटर से कितना दूर होना चाहिए कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर है, इसके P पॉइंट को पर उसकी 1/8 हो जाए, वो हमें निकालना है। ये डिस्टेंस मीन्स x की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने हमसे ये कह दिया कि मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट इज 1/8 ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, इसको अगर मैं सेंटर कह रहा हूं तो C। सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, तो μ0/2 I A स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, वो इक्वल किसको होगा, 1/8 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/2 I/r मीन्स रेडियस यहाँ पर a है, तो a आ जाएगा। खत्म कहानी, बचे क्या अब, μ0/2 से μ0/2 गया, लो I से I भी गया, निकालने क्या आए आप, x निकालने आए, आ जाएगा भाई। देखो भाई ये 8a मैं इधर ले जाऊंगा और a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 8a क्यूब नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो 8 भी इधर चला गया, a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो गया, और ये वाले टर्म मैं इधर ले आया ऊपर, तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। क्लियर? अब देखो क्या कहते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे भाई। पहले क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 1/2 में है ना, मीन्स अंडर रूट है,
तो आप स्क्वायर करोगे तो पावर कट जाएगी। तो यहाँ पे 8a³ का जब आप क्या करोगे, हाँ चलो कर ही देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो ये हो जाएगा भाई 64, सही रहेगा ऐसा करना। चलो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 8 64, तो 64 a⁴ और ये क्या हो जाएगा सर, a² + x² 3। कब हुआ ऐसा, जब मैंने दोनों साइड स्क्वायर करा भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझो ना। 8a³ का आप जब होल स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64, a³ का स्क्वायर a⁴ हो जाएगा। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है आपस में। और यहाँ पे a² + x² 3/2 का भी आप स्क्वायर करते हैं तो मतलब 3/2 × 2 हो गया ना, तो 2 से 2 गया तो क्यूब ही तो बचा। अब देखो क्या होगा, अब मैं दोनों साइड क्यूब रूट ले लूँ भाई, इधर भी पावर 3 है, इधर भी पावर, मतलब 3 × 2 कह सकता हूँ 6 को मैं भाई, 6 आया ना तो 3 × 2 कह सकता हूँ। तो दोनों साइड अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लेता हूँ तो अभी 64 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 का क्यूब हो जाएगा 4 4 16 एंड 16 4 64, तो 4 आएगा। और यहाँ पर a² बचेगा और यहाँ पर a² + x² बचेगा। तो ये कब हुआ, जब हमने दोनों साइड क्या लिया, क्यूब रूट लिया भाई। खत्म कहानी। अभी a² इधर ले आते हैं, तो ये a², 4a² - a² कितना हो गया, 3a² = x²। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, √3a आ रही है। इसका मतलब √3a डिस्टेंस पर सेंटर से हमारी जो पॉइंट मिलेगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी 1/8 होगी। देखिए जरा इसको ध्यान से क्वेश्चन को, और अगर कोई सी भी लाइन कैलकुलेशन वगैरह में भी समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। जी पूछे दलवी। कैसे आया है ना, देखो जब हमने इसका क्यूब रूट लिया 64 a⁴ का, तो देखो क्या हुआ होगा, देखो भाई ये 64 a⁴ है और इधर क्या था, ये a² + x² 3/2, मतलब 3 का मतलब मैंने दोनों साइड के लिए इसका क्यूब रूट लिया। क्यूब रूट का मतलब क्या, कि इसकी भी पावर 1/3 और इस पूरे की पावर भी 1/3। क्यूब रूट का मतलब ये होता है, मतलब 64 की पावर 1/3 इंटू a⁴ 6 की पावर 1/3, तो मतलब a⁴ 6 × 1/3। ठीक है, अब मैं इधर की बात करता हूँ, ये a² + x² 3 है तो इंटू 1/3 हो गया। अब देखो 64 की पावर 1/3 मतलब किस नंबर को मैं आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कराऊं कि 64 बने, तो 4 4 16, 16 4 64, 4 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो 64 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ से 4 आया, अब ये 3 2 6, तो a⁴ बची, यहाँ से भी 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर a² + x² आ गया। बताओ अब भी नहीं आया या फिर थोड़ा और डिटेल में बताओ, आ गया। ठीक है, तो जो जिसको समझ में आया वो हैंड रेज कर देगा ना, फिर हम लास्ट टॉपिक कर लेते हैं फिर आज का। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो एक न्यू हेडिंग भी आप कह सकते हो, और वो है क्वेश्चन की फॉर्म में। लेकिन देखें, इसको हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज
उसको हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। इसकी स्पेलिंग है HELMOLTZ। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। क्या होती है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल? क्वेश्चन तो बाद में हो जाएगा। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल होती क्या है ये समझ लेते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल एक कॉम्बिनेशन है दो कॉइल का। ठीक है, मतलब एक कॉइल ये और एक कॉइल और है ये। तो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल जो कि आमने सामने ऐसे ऐसे रखे हुए हैं। ऐसे नहीं है, ऐसे हैं, ऐसे। जिस दोनों की रेडियस जो है वो सेम है, रेडियस इज सेम, मतलब इसकी भी रेडियस अगर a है तो भैया इसकी भी रेडियस a ही है। अच्छा जी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी किसके बराबर है? वो भी रेडियस के बराबर ही है। मतलब अगर मैं आपके नोट्स के हिसाब से मानूं तो नोट्स के हिसाब से रेडियस इसकी r मानी, तो चलो r ले लेते हैं, कोई परेशानी कौन सा है, r ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस के बराबर ही है। मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है? r है। ये पूरी डिस्टेंस भी r है भाई। ठीक है, और करंट इज सेम, जितना करंट I इसके अंदर हमारा चल रहा है उतना ही करंट इसमें भी उतना ही चल रहा है। और दोनों की देखो डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। भाई इसमें भी अगर हमारा ऐसे घूम रहा है तो इसमें भी हमारा ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो ये तो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, ये आपसे कहेंगे नहीं कि ये सारी बात होती है, वो तो बस इतना कह देंगे अगर क्वेश्चन आया कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल है। आपको ये बताना है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। इन दोनों सेंटर का जो मिड पॉइंट है, मीन्स ये जो पॉइंट P है जो कि ये वाले सेंटर से भी r/2 डिस्टेंस पर हो गया फिर, क्योंकि आधा है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा r है, और ये वाला डिस्टेंस भी आपका r/2 हो गया, तो ये भी r/2। तो इन दोनों से r/2 डिस्टेंस पर है ये हमारा P पॉइंट। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इन दोनों की वजह से, ये जानना चाह रहे हैं। तो बता देंगे भाई, कोई दिक्कत कौन सा है। देखो अब वैसे तो आपके नोट्स में करंट की डायरेक्शन पीछे से आगे की तरफ दिखाई है, मैंने ऐसे ले लिया है, मैं नोट्स के हिसाब से कर देता हूँ, मैंने आप लोग समझोगे मैंने कुछ का कुछ बता दिया। ऐसे तो दे रखा है, ये करंट की डायरेक्शन ही है। तो देखो करंट जो है हमारी, ये जो हमारी कॉइल है ये ऐसे ऐसे घूम रही है, मतलब करंट पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। तो अपनी उंगलियों को घुमाइए अगर पीछे से आगे की तरफ, तो ऐसे घूम रही है। तो ये जो थंब आया मेरे P पॉइंट पे वो इधर डायरेक्शन में आ रहा है। ऐसे अब मैं ये वाली कॉइल की बात करता हूँ अगर, तो इसमें भी मेरे पीछे से आगे की तरफ ही आ रहा है, पीछे से आगे की तरफ ही आ रहा है। तो इसमें भी जो मेरा थंब आ रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसको मतलब P पॉइंट पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट साइड में हो गई। ये मत कर लेना कभी आप इसके अंदर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन लेने बैठ जाओ। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन तब लेते थे जब हमारा स्ट्रेट करंट का कंडक्टर होता था। कभी ऐसा समझो कि भाई ये तो मेरे इधर की तरफ आ रहा है और थंब जिधर हमारा पॉइंट होता है जिसका निकालने को उधर कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गई। कंफ्यूज मत कर देना दोनों को, भैया मिला मत देना। भाई इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो P पॉइंट पे दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मेरी राइट साइड में जा रही है। निकाल लेंगे भाई, तो जितनी इसकी वजह से आ रही है उतनी इसकी वजह से आएगी, क्योंकि दोनों के बिल्कुल बीच में। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B आ रही है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे मेरी 2B हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट विल बी ट्वाइस ऑफ B। अब यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, लगा देंगे फॉर्मूला, अभी तो पीछे निकाला, μ0/2I, और A का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर अपॉन क्या होता था A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो A की जगह पे यहाँ पे हमारी रेडियस R है, तो R स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, x का मतलब सेंटर से जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसकी दूरी, तो यहाँ पे सेंटर से उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसकी दूरी r/2 है, तो r/2 का होल स्क्वायर मतलब r²/4 हो जाएगा की पावर 3/2। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है यहाँ से। चलो लाओ सॉल्व भी कर देता हूँ, आप देखिए याद रखोगे। 2 से 2 गया तो μ0I
आर स्क्वायर आ गया। अब नीचे अगर देखें तो इसका एलसीएम लो तो ये 4 एलसीएम आएगा, तो ये 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा 5r स्क्वायर अपॉन 4 पूरे की पावर 3/2 है। तो ये क्या हो रहा है, फिर देखिए म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन, देखो क्या करना है भाई, पावर में डिवाइड में 2 है तो पहले अंडर रूट करना है फिर क्यूब करना है। तो देखो मैं 5 का अंडर रूट करूंगा, वेट ये क्या हो जाता है, नाउ am I audible? अभी नहीं। हाँ तो बस इसको थोड़ा सा रह गया था, इसको निपटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 5r की पावर 2 अपॉन 4 की पावर 3/2 है ना। तो इसको मैं सॉल्व करके आपको बता रहा था कैसे होना है। तो देखो यहाँ पे पहले पावर में 1/2 है तो मीन्स इसका अंडर रूट होना है, फिर आप उसका क्यूब करोगे तो अंडर रूट करोगे तो ये √5 हो जाएगा, आर स्क्वायर का अंडर रूट r हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, फिर इसका आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, फिर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, अब देखो √5 का आप क्यूब करोगे तो √5 इंटू √5 इंटू √5, तो एक तो हो जाएगा √5 इंटू √5 का 5 और एक √5 ऐसे रहेगा, तो 5√5 आर का क्यूब और ये नीचे भाई 2 का क्यूब 8 तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर से एक आर का क्यूब बचेगा, तो मतलब आर स्क्वायर गया तो एक क्यूब बचेगा, तो यहाँ से 8 म्यू नॉट आई अपॉन 5√5 आर आ जाएगा, मतलब एक पावर बचेगी ना यहाँ पे आर आ जाएगा। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी कहाँ पर, हेल्महोल्ट्ज वाली जो हमारी कॉइल है उसकी वजह से। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो भाई 8 को 5√5 से, तो डिवाइड करके भी 0.72 आ रहा है, तो 0.72 म्यू नॉट आई बाय आर, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर बताइए भाई, क्लियर है क्वेश्चन या कोई डाउट है? वेरी गुड, दुकान की वो क्लियर है एंड लगी बात कर दी। ओके, तो आज के लिए बस सिर्फ